हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे। अब साइंटिस्ट के पास ये टास्क था कि इनकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे हो, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने, जो कि पहले इंग्लैंड में एक टीचर थे। 1808 में उन्होंने अपनी थ्योरी दी और उस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स थे उन्हें पोस्टुलेट्स कहा जाता है। तो आज हम उन्हीं पोस्टुलेट्स को पढ़ेंगे, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट है ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये एटम्स वही नाम है जो कि ग्रीक फिलोसोफर ने दिया था। सभी तरह का मैटर, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, चाहे वो एलिमेंट है, कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है, सभी किससे बने हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं और उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स ऐसे पार्टिकल हैं जिन्हें फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। एटम्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। एक केमिकल रिएक्शन जब होती है तो जस्ट एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, वो अपना अरेंजमेंट चेंज करते हैं, वो क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। और एटम्स का एक डेफिनेट मास होता है, इसीलिए केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद टोटल जो मास है मैटर का वो सेम रहना चाहिए। और ये जो है यही बात थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। तो ये सेकंड जो पोस्टुलेट हम पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, को पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में एटम्स ना क्रिएट हो रहे हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, सिर्फ उनका रीअरेंजमेंट है। इसीलिए रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद टोटल जो मास है वो कंजर्व रहता है, सेम रहता है, अनचेंज्ड रहता है। थर्ड पॉइंट, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी दिए हुए एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज में, शेप, साइज में सभी सेम होते हैं, उनका मास भी सेम होता है। जैसे कोई एक एलिमेंट लें, आयरन है, आयरन के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे सेम होंगे। एल्यूमिनियम ले लें, एल्यूमिनियम में जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, उन सब का मास भी एक जैसा होगा। Atoms of different elements have different masses and chemical properties। अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो सेम नहीं होंगे, उनका मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग होगी। जैसे आप कंपेयर करें, एल्यूमिनियम और आयरन को कंपेयर करें तो दोनों के एटम्स के मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग होंगी। Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compound। जब एटम्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं तो वो होल नंबर में कंबाइन करते हैं। जैसे वो 1:2 में कंबाइन कर सकते हैं, 2:1 में कर सकते हैं, 2:3 में कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एटम्स ने फ्रैक्शन में कंबाइन किया हो, वो हमेशा होल नंबर में ही कंबाइन करते हैं। The relative number and kinds of atoms are constant in a given compound। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स कौन कौन से हैं, उनकी टाइप और उनकी रेशियो हमेशा फिक्स होती है। जैसे एक हम कंपाउंड ले लेते हैं वाटर, वाटर में हमेशा वही एटम होंगे, काइंड्स ऑफ एटम, यानी कि हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होगा। काइंड्स ऑफ एटम सेम रहेंगे और उनका रिलेटिव नंबर मतलब इनकी रेशियो वो हमेशा फिक्स रहेगी। और यही तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कह रहा है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन कह रहा है रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। तो ये उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि एटम्स का एक डेफिनेट मास होता है
तो इसलिए ये आपके जो है 6 जो पोस्टुलेट, जो लास्ट पोस्टुलेट हम पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर देता है। तो ये आपका जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कौन सा पोस्टुलेट है? एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है। एंड विच पोस्टुलेट एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये जो पोस्टुलेट द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है। अब हम इसके थोड़े से लिमिटेशंस भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन उठता है, क्या इस थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस हैं? बिल्कुल, थोड़ी सी लिमिटेशंस यानी कि कमियां हैं। क्या कमियां हैं? कि ये थ्योरी आई थी 1808 में, तो उसके बाद और स्टडीज ने ये प्रूव कर दिया है कि एटम्स जो हैं वो इंडिविजिबल नहीं है। जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम्स इंडिविजिबल, उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन आज हमें पता है कि एटम्स भी फर्दर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये बात थोड़ी सी गलत हो गई है। अगले जो कमी क्या थी? एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स सेम होंगे, ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे हम एक एलिमेंट लेते हैं कार्बन। कार्बन नेचर में दो फॉर्म में मिलता है, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। ये दोनों देखो है तो कार्बन ही, सेम एलिमेंट है, लेकिन दोनों के एटॉमिक मास अलग अलग है। तो हमेशा मास आइडेंटिकल नहीं है। और ऐसे एलिमेंट जो कि सेम एटम से बने, सेम एलिमेंट है, लेकिन मास अलग अलग है, उन्हें आइसोटॉप्स कहा जाता है। और आइसोटॉप्स के बारे में आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ लेंगे। Atoms of different elements have different masses and chemical properties. अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का मास अलग अलग होता है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। हम दो एलिमेंट लेते हैं, कैल्शियम एंड आर्गन, दोनों ही बिल्कुल अलग एलिमेंट, एक मेटल और एक नॉन मेटल है। दोनों के एटम्स अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों का मास 40 है, सेम है। और जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनके मास नंबर सेम हो जाते हैं, उन्हें आइसोबार्स कहा जाता है। आइसोटॉप्स और आइसोबार्स हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएंगे। लेकिन हमेशा डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका मास डिफरेंट नहीं हो सकता, ये भी एक एक्सेप्शन आ जाती है। तो ये थोड़े से एक्सेप्शंस हैं, लेकिन उन सब के बावजूद दो लॉ हैं। लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन को डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो आप इस थ्योरी के सभी पोस्टुलेट्स को, मेन पोस्टुलेट्स हैं, इन्हें अच्छे से याद करेंगे। और इसके ऊपर बेस्ड आपके दो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं जो पेज नंबर 33 पे दिए हुए हैं, मैंने बीच में ही आपको बता दिया है, उन्हें भी आप करें। थैंक यू।